हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपका एग्जाम पेपर हुआ था। उसमें जो सोशल साइंस का पोर्शन आता है ज्योग्राफी वाला, उसमें 40 क्वेश्चंस जो होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे इसका एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड में। ठीक है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए आपके और किस चैप्टर से पूछे गए हैं, तो फुल एनालिसिस होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें आपके 40 क्वेश्चंस हैं। ये आपके जो आने वाला एग्जाम है टीआरई 4.0 उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऐसी वीडियोस में आपको चैनल पे प्रोवाइड कराता रहता हूँ, तो आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपको टीआरई 4.0 की जो प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। आप पिछले जो एनालिसिस है वो देख सकते हैं, जो टीआरई 1, 2, 3, 4 हुए हैं उन सभी का मैंने सब्जेक्टिव वाइज प्ले लिस्ट बनाई हुई है इसमें एनालिसिस की। बाकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, तो आप एक बार चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इसमें एक एक क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे रहेगा आपका जो इसका एनसीईआरटी का पोर्शन लिया हुआ मैंने। ठीक है, और इस तरफ आपका रहेगा क्वेश्चन का जो बुकलेट है। ठीक है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे भी हो देख लीजिएगा, इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, इसमें थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में ऐसा कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है। ये आपका बीपीएससी ने तमिलनाडु माना है, हालांकि तमिलनाडु ही होगा। तो चलिए मैं आपको इसका सोर्स दिखा देता हूँ। ये देखिए क्लास एनसीईआरटी क्लास 10th का है, जल संसाधन एक उसमें चैप्टर है। तो वहां जब आप आएंगे तो ये थोड़ा सा कॉर्नर पे दिया गया है, छोटा सा लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे जूम कर लीजिएगा क्योंकि इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा मेरे पे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एक रोचक तथ्य लिखा हुआ है, तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रह ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पे साफ दिया गया है कि तमिलनाडु ही ऐसा राज्य है जिसके वर्षा जल को संचय करने का एक कानून बना दिया गया वहां पे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सादिया और दुबरी के मध्य राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो आपका होता है, इसकी लंबाई पूछी गई है। ठीक है, नेशनल जो वाटरवेज होता है, ठीक है, उसका लंबाई इसमें पूछा गया। तो चलिए इसका आपको सोर्स दिखाते हैं। तो देखिए इसमें आपका सोर्स जो है क्लास 10th का है, एनसीईआरटी क्लास 10th और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं एक चैप्टर है आपका। ठीक है, तो वहां पे जब आएंगे आप और पेज नंबर भी देख लीजिएगा 93 है। तो आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो उससे देख लीजिएगा, या आपके पास पीडीएफ वगैरह हो तो पीडीएफ के लिए आप ऐसा कीजिएगा, जो इसका डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे आपको ये एनसीईआरटी की एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों ही पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो इसका देखिए आंसर जो है ऊपरी में से कोई नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पे सादिया और ये दुबरी के मध्य जो है आपका 891 किलोमीटर है, ये लंबा है। ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग है और नौगम में जलमार्ग, इसे NW ठीक है 2 बोलते हैं इसे, नेशनल वाटरवेज 2। ठीक है, तो ये सेकंड का है। इसी तरीके से आप देखिए फर्स्ट वाला भी दिया गया इसमें, शायद इस बार टीआरई 4 में पूछ दे। ठीक है, तो ये आपका NW फर्स्ट वाला जो है इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। तो सबसे बड़ा ये आपका हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे सादिया से दुबरी का पूछा गया था तो 891 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया नहीं गया इसलिए ऊपरी में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर, बेन्नूर जहां अत्याधुनिक सिंचाई कार्यों के साक्ष्य मिले हैं कहां पर स्थित है। देखिए वेल्लूर जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है,
और इसका देखिए सोर्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये कहाँ से लिया गया। ये देखिए आपका क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है उसमें जल संसाधन एक चैप्टर है और शायद थर्ड ही चैप्टर है उसमें। तो देखिए इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना काफी जरूरी होता है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा जल संसाधन, इससे कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक हाईलाइटेड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। देखिए प्राचीन भारत में जो जलीय कृतियां थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो कलिंग जो आपका उड़ीसा में पड़ता है, नागार्जुन कोंडा ये आपके आंध्र प्रदेश में, बेन्नूर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बेन्नूर ये कर्नाटक में पड़ता है, कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। तो ये प्राचीन काल की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो एक एक पॉइंट इसका पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, और हो सकेगा तो मैं आपको एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो ला के दूंगा और एक एक चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इच्छुक हो तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे आप जरूर जुड़ जाइए क्योंकि इसकी पीडीएफ्स है वहीं पे आपको अवेलेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर। ये रहेगा आपका 4th नंबर क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है। तो कुमायूं हिमालय जो है आपका किसके मध्य, देखिए इसका आंसर जो है सतलज एवं काली नदी है। ये देखिए आंसर जो है ये सभी फाइनल आंसर की से मैच्ड है, ठीक है। तो आप मेक श्योर हो जाइएगा कि ये सभी आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है, जो बीपीएससी ने माने हुए हैं। और इसमें ज्योग्राफी में कोई भी क्वेश्चन जो था वो इसका आंसर बदला नहीं गया था। तो देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जो सोर्स है क्लास 9th का है, ठीक है, भारत का भौतिक स्वरूप। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ से मैं इसी ज्योग्राफी से इसी चैप्टर से कम 10 क्वेश्चंस निकाल के दूंगा। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पेज नंबर 11 है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो जब यहाँ पे आप देखेंगे कुमायूं हिमालय, ठीक है, तो ये देखिए सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां जो नेपाल हिमालय एवं तीस्ता तथा दिहाड़ नदियां ये असम हिमालय का सीमांकन करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि ये आपका जो ज्योग्राफी में तो आया था, और बाकी ये आपका पीआरटी में भी ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, ठीक है। शायद नेपाल हिमालय का पूछा गया था काली और तीस्ता नदी के बीच में, मुझे कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सतलज एवं काली नदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th नंबर। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। तो देखिए ये आपका मेघालय राज्य है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका जो सोर्स है वो देखते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपको कुछ ना कुछ टीआरई 4 के लिए यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, बांस ड्रिप सिंचाई होती है वहां पे मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पे मेघालय का देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मेघालय में नदियां एवं झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे पर छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके का देखिए अब बांस की सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा स्पीड बना रखेंगे क्योंकि 40 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर। भारत के पश्चिम तट पर स्थित कोंकण रेलवे को किस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो कोंकण रेलवे ये आपका काफी दुर्गम रास्ता है यहाँ पे। तो देखिए ये आपका जो सोर्स में बता रहा हूँ, ये आपका है क्लास 10th का है, एनसीईआरटी क्लास 10th, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये चैप्टर है आपका। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये देखिएगा, इसी के ऊपर थोड़ा सा यहाँ देखिए लिखा हुआ है, कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिम तट के साथ
कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री वस्तुओं के आवागमन का सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं, जैसे आपका भूस्खलन है, किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना, तो इस तरीके से देखिए सुनामी, भूकंप, ये ट्रैक लिखा हुआ है तो इसमें सुनामी तो नहीं होगा, बाकी भूस्खलन का और ट्रैक का धंसना, ये सभी आपकी समस्याएं हैं वहाँ की। तो उपयोग में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो देखिए ये आपका आंसर जो होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, बेतवा नदी आपकी। चलिए इसका सोर्स देखते हैं कहाँ से लिया गया है। ये आपका देखिए क्लास 9th का है, एनसीईआरटी क्लास 9th का, भारत का भौतिक स्वरूप। तो ये आपको कई बार चैप्टर देखने को मिलेगा। लगभग इसमें 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट लिए गए हैं इसमें। तो देखिए इसका जो आंसर है यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। मैंने जो इसका आंसर है सिर्फ उसी को हाईलाइट किया है, बाकी आप खुद से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 9th और 10th का जो ज्योग्राफी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, 10% ये कह सकता हूँ कि इसमें 5 से 6 क्वेश्चन है वो आपके अलग से आते हैं, क्योंकि जो बिहार स्पेशल होता है तो उससे लिए जाते हैं। ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां देखिए कौन कौन सी है। चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। तो यहाँ पे पूछा गया था बेतवा के लिए। ठीक है, तो बेतवा दिया गया, तो ये कैसे बहता है, इसकी जो धारा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लास जो आपका ज्योग्राफी 7th का क्वेश्चन है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? देखिए औसत वार्षिक वर्षा जो होती है बिहार में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, और इसका मैंने इसमें तो देखिएगा 7th का 8th का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। ये आपका एससीईआरटी क्लास 7th का बुक है। हालांकि आपको जो बिहार स्पेशल है वो एससीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा, या फिर आपके पास कोई स्टैंडर्ड वैसी बुक हो, जैसे एडिटोरिया की हो। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप एक बार देखिएगा, उसमें मैंने पूरा बुक का सोल्यूशन कराया हुआ है बिहार स्पेशल, तो वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वार्षिक वर्षा और उसमें जो भी जलवायु वगैरह है उसका पूरा चैप्टर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जब आएंगे देखिए यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। यहाँ का मतलब है ये बिहार के बारे में बात की जा रही। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, ये देखिए बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। इसके उत्तर में नेपाल हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, तो इसकी जो भी है आपके नदियों के बारे में इसमें बात की गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा करती है। जो बंगाल की खाड़ी है ना, ये मानसून जब लाती है तो 100 से 150 के आसपास जो है वर्षा करती है। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका 100 से 200 के बीच में दिया गया। ठीक है, वार्षिक औसत पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। तो चलिए इसका सोर्स देखते हैं कहाँ से लिए गए। ये आपका देखिए क्लास 10th का है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, क्लास 10th एनसीईआरटी का। जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये आपका 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1700 किलोमीटर। आपका हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है, उसकी ये लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन आपका है 10th नंबर, देखिएगा ये रहा आपका 10th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये कांवर झील आप सभी को पता है। तो ये आपका इसमें आंसर मैंने एससीईआरटी तो दिया नहीं इसमें। ठीक है, ये 11th का देखिए यहाँ पे कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? देखिए आंसर तो इसका ऊपर में से कोई नहीं होगा,
ठीक है, बीपीएससी वाला है, क्योंकि ये एक भी आंसर नहीं है इसके, कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो चलिए आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि कांवड़ झील आप बिहार राज्य में कहाँ पे बहती है। ठीक है, ये सभी को पता होगा और फिर भी आप कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, पिट्टी द्वीप जो है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, किसके लिए जाना जाता है। देखिए ये पिट्टी द्वीप है, ये आपके लक्षद्वीप में पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि आपका मनुष्य का निवास नहीं होता है। तो ये आपके पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये क्लास 9th का चैप्टर है, भारत का भौतिक स्वरूप। तो यहाँ पे जब आएंगे आप, कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप पर पादप एवं जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप यहाँ जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, तो ये कवरत्ती द्वीप की बात की है मैंने, सॉरी इसमें मैंने लक्षद्वीप बताया। ठीक है, ये कवरत्ती द्वीप का ही एक हिस्सा है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, भीमा बांध जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है, बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंगेर जिले में। ठीक है, तो इसका मैंने जो SCRT था उसमें क्वेश्चन मिला नहीं। तो हालांकि आपके पास अगर एडिटोरिया की बुक हो तो वहां पे आपको मिल जाएगा, मुंगेर दिया गया है उसमें। ठीक है, जो भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य है बिहार के, तो इन सभी को याद कर लीजिएगा अच्छे से, वन्यजीव और जो भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है। ठीक है, तो ये आपका मुंगेर जिला हो जाएगा, भीमा बांध। नेक्स्ट देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। तो कौन सा क्षेत्र पूर्वांचल में शामिल है। देखिए ये आपका आंसर जो आया है, इसमें उपयोग में से कोई नहीं दिया गया। वैसे इसका जो पूर्वी इलाका है, जो गारो खासी जयंतिया, ये असम की ही पहाड़ियां है, तो ये पूर्वांचल में ही आती हैं। ठीक है, तो इसका उपयोग में से एक से अधिक होना चाहिए। तो अब देख लीजिएगा, मैंने गलती से या फिर आंसर गलत लिख दिया हो। ठीक है, वैसे मैंने देखा तो सही था, इसका आंसर उपयोग में से एक से अधिक होना चाहिए। तो चलिए इसका सोर्स मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, NCERT क्लास 9th का है, भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ है, दक्षिण का पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढलान है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय या कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, ये गारो, खासी और जयंतिया। तो ये आपका पूर्वांचल में ही पड़ता है। हालांकि इसमें आंसर जो दिए गए उपयोग में से कोई नहीं दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यतः अम्बक उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो देखिए आपका अजमेर जिला है, जो आपके मिडिल में पड़ता है राजस्थान के। ठीक है, और बताइए गया यहाँ पे अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत पूछता है। ठीक है, अगर आपने जो इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अकबर भी गए थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। ये रहा, देखिए इसमें जो बुक है आपकी क्लास 10th का है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। तो NCERT क्लास 10th की बुक में जब आप जाएंगे, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है, राजस्थान के मुख्य अम्बरक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के आसपास है। तो यानी कि राजस्थान में जो अम्बरक होता है वो आपका है अजमेर में। ठीक है, तो ये आपका बिहार में अगर पूछा जाए तो बिहार का जो कोडरमा है, कोडरमा गया हजारीबाग पेटी है, वहां से ये आपका अम्बरक का उत्पादन होता है। ठीक है, और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। बाकी इसमें आपको पढ़ना हो तो ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोशिश करूंगा कि आपके लिए NCERT सीरीज लाई जाए और एक एक करके पूरा जो भी आपके बुक है उसका चैप्टर वाइज डिटेल में एनालिसिस किया जाए। तो बताइएगा आपको अगर NCERT पढ़नी हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित
लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये इसे दून बोलते हैं, ठीक है। जो आपकी घाटी होती है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, 15 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका जो बुक है एनसीईआरटी क्लास 9th का, भारत का भौतिक स्वरूप, अभी भी उसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। भारत का भौतिक स्वरूप, जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए लिखा हुआ है निम्न हिमांचल या शिवालिक, जो सबसे नीचे वाली श्रेणी होती है, निम्न हिमांचल तथा शिवालिक के बीच में क्या होता है कि स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। जो आपका उत्तराखंड है वहां पे आपका पड़ता है, जैसे कुछ दून है, जैसे देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, या पाटली दून, ठीक है। तो इसे दून नाम से जानते हैं, ये प्रसिद्ध है वहां के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम्स में। देखिए गंगा एक्शन प्लान का प्रथम चरण किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1985 में, ठीक है। तो आंसर देखिए, ये जो सोर्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 16 नंबर क्वेश्चन जो आपका ये रहा आपका एनसीईआरटी क्लास 9th का है, अपवाह, इसमें नदियों के बारे में बात की जाती है। तो अपवाह में आप अगर आएंगे तो यहाँ पे एक हाईलाइटेड कोष्टक में लिखा हुआ है राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP। तो देखिए गंगा कार्य योजना के क्रियाकलापों का जो प्रथम चरण था 1985 में आरंभ किया गया था, और इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये इसमें पूछा गया चालू करने का जो प्रारंभ हुआ था उसका याद रखना है, 1985 को ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों में कॉफी की अरेबिका किस्म को आरंभिक तौर पर शुरू किया गया है? तो देखिए बाबा बुदन की पहाड़ियां हैं, तो ये कॉफी की यहाँ पे एक किस्म है अरेबिका किस्म, तो ये बाबा बुदन की पहाड़ियों पे ही इसका यहाँ पे शुरू किया गया है, ठीक है। देखिए आंसर इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है। मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो क्रम से लगाए हुए हैं, ठीक है, सीक्वेंस वाइज है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी देखने में। देखिए क्लास 10th का है, कृषि एक चैप्टर है, और ये पेज नंबर देखिए 43 लिखा हुआ है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए कॉफी एक पूरा टॉपिक लिखा हुआ टिप्पणी में। तो ये देखिए ये सन 2008 से भारत में विश्व की लगभग 3.2% कॉफी का उत्पादन किया जा रहा है, और देखिए हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी, ठीक है। इसकी शुरुआत जो थी बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई है, और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से की जाती है। अब देखिए नीलगिरी का एक क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां जो है वो किन राज्यों में मिलती हैं? तो देखिए आपके 3 ही राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़िए और उनसे ही क्वेश्चन निकालिएगा। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है, मोटे कणों वाली जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहां पर पाई जाती है? देखिए ऊपरी में से एक से अधिक इसका आंसर आया है, और बीपीएससी ने जो बना है। तो चलिए आपको इसका सोर्स दिखाते हैं 18 नंबर। देखिए क्लास 9th का जो भौतिक स्वरूप है ये आपका एससीईआरटी है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी नहीं, ये एससीईआरटी की बुक है, क्लास 9th, भौतिक स्वरूप एवं उच्चावच, संरचना एवं उच्चावच एक चैप्टर है। जब यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे देखिए इसमें देखिए तराई और ये जलोढ़ मिट्टी है जो सबसे अधिक पाई जाती है, तो ये तराई में भी पाई जाती है, तो यहाँ पे तो केवल तराई दिया गया, बाकी इसमें दून में भी हो सकती है, ऊपरी में से एक से अधिक दिया गया है आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पे छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफी मोटाई से जमा किए जाते हैं, इसी निक्षेप को भावर कहा जाता है, और भावर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती हैं, किंतु जब ये पट्टी के दक्षिण में नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती हैं तो नम या एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये तराई कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ऊपरी में से एक से अधिक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने रेलवे जोन है? ठीक है, इसका जो आंसर है आप क्लास 10th जो एनसीईआरटी की है उसमें एक चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जब आप वहां पे आएंगे तो ये देखिए चैप्टर दिया गया और पेज नंबर 91 है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए भारतीय रेलवे परिवहन को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो आपके रेलवे जोन है वो 16 है। ठीक है, पूरे भारत की बात कर रहा है इसमें। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कपास प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। तो इसमें पूछा गया कौन से जो कपास के जो यहाँ पर उत्पादन होता है वो कौन से, तो ऊपरी में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए इसका आंसर जो है वो इसमें देखते हैं। जो सोर्स है इसका एनसीईआरटी क्लास 9th का एक कृषि चैप्टर है। तो जब यहाँ पे आएंगे आप तो ये देखिएगा यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें देखिए जो कपास की कृषि है जिसके बारे में बताया गया है। तो अभी आंसर देखते हैं सिर्फ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, तो इसमें से आप जब देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये आपका आ जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, और इसमें ये तीनों आएंगे आपके। ठीक है, ऊपरी में से एक से अधिक बोला गया इसमें। ठीक है, ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला निम्न हिमालय में सबसे लंबी है। तो सबसे लंबी जो श्रृंखला है वो कौन सी है। देखिए इसका जो आंसर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th का है, भारत का भौतिक स्वरूप। इससे लिया गया पर देखिए हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमालय थी। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपके दक्षिण में है सबसे अधिक जो असम है। असम मतलब दुर्गम ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में दिया गया है, ये इसे पढ़ लीजिएगा आप। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और इसमें देखिए धौलाधर एवं महावारा श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे बोला गया पीर पंजाल जो है आपकी सबसे लंबी है। तो इसमें पूछा गया था कि हिमालय में सबसे लंबी जो कौन सी है, निम्न हिमालय की पूछी गई थी, तो ये पीर पंजाल श्रृंखला हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, बिहार का प्रमुख गन्ना उत्पादक जिला कौन सा। क्योंकि आपका चंपारण पड़ता है ये जिला, और ये आपका पीआरटी में भी पूछा गया था। ठीक है, मक्का और ये इसके बारे में पूछा गया। तो कृषि से भी जुड़े जो टॉपिक्स है वो अच्छे से पढ़िएगा बिहार में। और आप हो सके तो एडिटोरियल बुक एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो बिहार स्पेशल ही बना हुआ है, एक भी क्वेश्चन उससे नहीं छूटेगा। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पे। देखिए इसका 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंपारण। ठीक है, ये मुझे एसआईडी मैंने देखा नहीं, उसमें मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23rd नंबर क्वेश्चन है, महानदी का जल तंत्र निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है। देखिए ऊपरी में से एक से अधिक दिया गया आंसर पीपीएससी द्वारा। तो यहाँ पे देखिए इसका सोर्स जो है एनसीईआरटी क्लास 9th का अपवाह, जिसमें नदियों के बारे में बात की गई, वहां से लिया गया है अपवाह तंत्र से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ महानदी द्रोणी। ठीक है, तो देखिए महानदी जो है उसका उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा ये उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में। ठीक है, तो इसमें महाराष्ट्र आपका नहीं दिएगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, उड़ीसा नहीं दिएगा, बाकी इसमें ऊपर में से एक से अधिक जगह। ठीक है, बी और सी इसके रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका माना गया है बीपीएससी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 24th नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा का रास्ता बदलने वाली वाहिकाओं को किस नाम से जाना जाता है। तो ये देखिए आपकी गुल के नाम से जानी जाती है, जो आपकी पश्चिमी हिमालय में नदी की धारा होती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका सोर्स देखते हैं। 24th नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है देखिएगा, ये जो क्लास 10th की एनसीईआरटी है उसमें जल संसाधन नामक एक चैप्टर है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कई क्वेश्चन से पूछे गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में कवर किया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई है। ठीक है, और ये जो छत होती है
छत वर्षा जल संग्रहण की एक पद्धति है। ठीक है, कहाँ पे होती है? ज्यादातर राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, छत पर जल संग्रहण किया जाता है। देखिए इसमें जो राजस्थान के जिले जैसलमेर में खालीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। तो ये जोहड़ जो होते हैं वो कुएं होते हैं। ठीक है, पानी को एकत्र करने के लिए। और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा, इसमें काफी डिटेल में क्वेश्चंस दिए गए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, गुल बोलते हैं इसे, गुल या कुल। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी बिहार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, नम एवं उप आर्द्र। ये जलवायु है नम उप आर्द्र की। तो ये थार्मेट का जलवायु वर्गीकरण मैंने कराया हुआ है, आप एडिटोरिया वाली सेक्शन में जाइएगा, वहां पे मैंने काफी डिटेल में करा हुआ है। ठीक है, थार्मेट का है, और भी जो वैज्ञानिक है उसके अलग अलग बनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, वेम्बनाड झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ये आप सभी को पता होगा, ये केरल में है। ठीक है, ये आपका जनरल साइंस जनरल क्वेश्चन है एक। ठीक है, तो ये केरल में आपका पड़ता है वेम्बनाड झील, तो आप एससीईआरटी में अगर ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थल रुद्ध है? स्थल रुद्ध मतलब आपका आसपास से ये स्थल से घिरा हुआ बंदरगाह। जिसे यहाँ पे आपके जो समुद्री जहाज वगैरह होते हैं ये उतरते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम है, ये बंदरगाह पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए इसका सोर्स बताते हैं आपको। क्लास 10th की एनसीईआरटी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, ये आपका चैप्टर है, इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए यहाँ पे चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। कृत्रिम मतलब ये आर्टिफिशियल बनाया हुआ आपका पत्तन है। ठीक है, बंदरगाह है। यहाँ देखिए लिखा हुआ विशाखापट्टनम स्थल से घिरा एवं सुरक्षित पत्तन है। और ये प्रारंभ में क्या था कि ये पत्तन लौह अयस्क निर्यात के लिए रूप में विकसित किया गया था। तो यहाँ पे देखिए स्थल से घिरा हुआ लिखा हुआ है, तो स्थल रुद्ध पूछा गया इसमें, जो आसपास से जमीन से घिरा हुआ है, तो आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या कितने परसेंटेज है? तो ये क्या आपका ऊपरी में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बिहार की जनसंख्या है, और ये मैंने पूरा टॉपिक कराया हुआ है, आप देख लीजिएगा इसमें जनसंख्या के मामले में। और इसमें एक बार अभी पूछा गया था टीआरई 3 में, जो महिला साक्षरता जो है पूछी गई थी, तो उसमें भी ऊपरी में से कोई नहीं दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऑप्शंस जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, और फिर भी ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाते हैं, और आपका आंसर जो होता है वो नहीं रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु व गंगा नदी प्रणालियों के जल विभाजक पर स्थित है? सिंधु और गंगा के बीच में स्थित है। देखिए अंबाला, ये आपका अंबाला पड़ता है। ठीक है, तो इसका देखिए सोर्स दिखाते हैं आपको। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका एनसीईआरटी क्लास 9th का अपवाह वाला चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए पॉइंट लिखा हुआ, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अंबाला से सुंदरवन तक मैदान की लंबाई जो है लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढलान में गिरावट मुश्किल से 30 मीटर है। ठीक है, पूरा आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा इसे। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका अंबाला। देख सकते हैं 30 नंबर क्वेश्चन है, कटनी में उत्पादित प्रमुख खनिज कौन सा है? देखिए बॉक्साइड ये आपका पड़ता है खनिज कटनी में। देखिए इसका सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्लास 10th का है, एनसीईआरटी क्लास 10th। uh, 58 नंबर पेज है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, भारत में बॉक्साइड की निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियां, बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ कटनी के बारे में पूछा गया, बिलासपुर कटनी।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, बॉक्साइट। ये आपका कटनी जो है ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, कल लकादीव, मिनिकॉय और एमिन द्वीप का जो नाम है बदलकर लक्षद्वीप रखा गया है, तो ये कब लिखा गया है? देखिए 1973 में रखा गया था, ठीक है। इनका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रखा गया था। ये देखिए आपका सोर्स दिखाते हैं। क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप एक चैप्टर है, उसी से लिया गया। देखिए केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का ये समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लक्षद्वीप या मिनिकॉय या एमिनिकॉय द्वीप से जाना जाता था और 1973 में उनका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया था। 32 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है ये लक्षद्वीप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी वाला, 1973 में ये नाम चेंज किया गया था। और अभी देखिए काफी नाम चेंज करने का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 नंबर, पश्चिम तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये कन्नड़ का मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सोर्स दिखाते हैं आपको 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है ये कि एनसीईआरटी क्लास 9th का भारत का भौतिक स्वरूप, तो इसी से लिया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए हेडिंग पड़ी हुई है तटीय मैदान, तो यहाँ लिखा हुआ है तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जिसे मुंबई और गोवा के बीच का बोलते हैं, और मध्य के जो कन्नड़ मैदान को एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। जो मध्य का मैदान है उसे कन्नड़ मैदान बोलते हैं। तो पश्चिम ये पूछा गया पश्चिमी तट का मध्य भाग जो है आपका कन्नड़ मैदान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? देखिए ऊपरी में से एक कोई नहीं दिया गया है, बीपीएससी ने इसे माना है। चलिए इसका सोर्स दिखाते हैं आपको। 33 का देखिए एनसीईआरटी क्लास 10th का है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। ये काफी बार इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, उड़ीसा जो है भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां ये देखिए लिखा हुआ है वर्ष 2009 से 10 में देश के 34.97% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ था। और यहाँ कोरापुट जिले में पचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप मिलते हैं यहाँ पे। तो ऊपरी में से कोई नहीं हो जाएगा। इसी के नीचे आप देखिए एक रोचक तथ्य दिया गया। तो इस तरीके जो आपके बॉक्स में हुआ करें उन्हें जरूर पढ़ाई कीजिए, वो हाईलाइट किया कीजिए, क्योंकि इनसी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, जो रेड होल अभी माइनिंग हुई थी, आपने देखा उत्तराखंड में जो एक सुरंग में कुछ लोग फंस गए थे, 8 से 10 लोग फंस गए थे, ठीक है। तो रेड होल माइनिंग हुई थी वहां पे। ये खनन भारत के किस राज्य में किया जाता है? देखिए ऊपरी में से कोई नहीं दिया गया आंसर, बीपीएससी ने दिया है। तो चलिए इसका आंसर निकालते हैं और किस बुक से लिया गया। देखिए ये आपका बुक है क्लास 10th की एनसीईआरटी की, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, क्योंकि खनिज इसी से निकाला जाता है रेड होल माइनिंग से। देखिए मैंने अभी बोला रोचक तत्व होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत पूछे जाते हैं इससे। तो देखिए लिखा हुआ है एक रोचक तत्व, रेड होल जो खनन है, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत है और इनका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जो जनजातीय क्षेत्र है खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलमाइट की विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोवाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे रेड होल खनन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपरी में से कोई नहीं होगा और ये आपके ज्यादातर कहाँ पर किया जाता है? मेघालय में। इसका मेघालय आंसर होना चाहिए और इसमें ऑप्शन दिया नहीं गया। नेक्स्ट देते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1904 में प्रथम
सीमेंट उद्योग संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो इसका जो आंसर होगा वो चेन्नई होगा। सबसे पहले चेन्नई में स्थापित किया गया था, ठीक है, और 1904 में। तो चलिए इसका सोर्स देखते हैं कहाँ से लिए गए। और अगर आपने पूरा वीडियो अभी भी देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं या देख चुके हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ फिर भी आप लोग जो है इस पे रिस्पांस नहीं देते, ठीक है, तो कर लीजिएगा। और इसमें देखिए क्लास 10th का है एनसीईआरटी विनिर्माण उद्योग। तो विनिर्माण उद्योग में ये आपका देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे पहले ही हेडिंग, पहला ही इसमें जो सेंटेंस है, पहला सीमेंट उद्योग और सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था और स्वतंत्रता पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। तो 1989 में मूल्य एवं वितरण में नियंत्रण स्थापित किया गया था, ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई 1904 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है। देखिए आप इसको थोड़ा सा शेयर कीजिएगा इसलिए क्योंकि इसी से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि आपको और भी वीडियोस बनाने हैं आपके जो भी एग्जाम्स आते हैं या पिछले हो चुके हैं उन सभी को एनालिसिस करना। और ये एनालिसिस करना इतना सरल नहीं है, काफ़ी हार्ड टास्क है ये, ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको शेयर कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है। 2001 से 2011 के मध्य बिहार में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितने परसेंट रही थी? तो देखिए 25.05 थी, सॉरी 25.07% रही है। तो चलिए इसका सोर्स आपको दिखा देते हैं कहाँ से दिए गए 36 नंबर क्वेश्चन। ये तो 36 का तो नहीं दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको 25.07% नहीं रहेगा। और इसका देखिए सोर्स जो है वैसे तो एससीईआरटी मिल जाएगा और नहीं तो आपको एडिटोरियल की बुक में मिल जाएगा, बिहार स्पेशल जो है, ठीक है, किसी भी बुक में लेंगे आप उसमें आपको मिल जाएगा पक्का 25.07% होता है, ठीक है। और अच्छा अब एक क्वेश्चन इसका बताइएगा, जो इंडिया की जो जनसंख्या 10 की वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में वो कितनी हुई थी? आप तो ये कमेंट बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा आपको इंडिया की जो 10 की वृद्धि काफी पूछा जाता है, बहुत बार ये पेपर्स में आया हुआ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो देखिए ऊपर में से एक से अधिक दिया गया है, ठीक है, और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो निकाल लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बुक जो आपकी क्लास 9th का अपवाह, यहाँ पे आप चैप्टर देंगे अपवाह चयन जो तंत्र वाला है, तो यहाँ जब आएंगे आप देखिए ये आपका सिंधु नदी के बारे में दिया गया, ठीक है, और इसमें देखिए लिखा हुआ है ये क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदी जैसे जास्कर, न्यूब्रा, श्योक, हुंजा इस नदी में मिलती है। सिवनी नदी बलूचिस्तान और तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान की मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी में से एक सदी कि श्योक, हुंजा, न्यूब्रा ये सभी आपके सिंधु नदी तंत्र के भागी है, ठीक है, क्योंकि ये सहायक नदियां है इसमें। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बस थोड़ा सा लास्ट रह गया, आप देख लीजिए। मालवा का जो पठार है संबंधित है किससे? तो ये मालवा का जो पठार है उच्च मध्य उच्च भूमि से संबंधित है और इसका मैं आपको सोर्स दिखा रहा हूँ। ये देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्लास 9th भारत का भौतिक स्वरूप, ये आपका चैप्टर है। जब यहाँ पे आप आएंगे देखिएगा ये लिखा हुआ है, हाईलाइटेड किया हुआ है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग है जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और हो सके तो आप एनसीईआरटी खुद से पढ़िए, बाकी मैं आपको चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। और उससे पहले आप देखिए थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइएगा,
क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज लाना इतना आसान नहीं है, पूरा कराना पड़ता है उसको। और जो भी आपका एग्जाम्पल है वो भी करा देंगे 9th-10th का आपके एग्जाम से पहले, तो टीआरई 4 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। देखिए मालवा का पठार जो आपका है मध्य उच्च भूमि संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 39 नंबर, संयुक्त प्रबंधन वन प्रबंधन के लिए प्रथम प्रस्ताव जो है वो किस राज्य में पारित किया गया? देखिए ओडिशा ने पारित किया था, ठीक है। तो इसका देखिए सोर्स आपको दिखा देते हैं। 39 में देखिए ये आपका चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन, और ये चैप्टर ये आपका पेज नंबर 23 है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा सा जूम कर लीजिए। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। और औपचारिक रूप से इस कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में हुई थी, जब उड़ीसा राज्य के संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव यहाँ पे पास किया गया था, ठीक है। तो ये दिया गया पूरा डिटेल में, ये आपका उड़ीसा हो जाएगा जहाँ पे प्रथम प्रस्ताव ये पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और ये नेक्स्ट का ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। देखिए बादाम पहाड़ और लौह अयस्क की खान कहाँ स्थित है? देखिए आपका ये आंसर जो है 40 नंबर पेज, ये लास्ट है। देखिए क्या लिखा हुआ, ओडिशा और झारखंड की पेटी। तो देखिए ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेडाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज और केदुझर जिले में बादाम पहाड़ खदान से निकाला जाता है, और इसी में सन्निध झारखंड के सिंहभूमि जिले में गुआ और नोआमुड़ी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। तो इसमें पूछा गया बादाम पहाड़ लौह अयस्क की खान कहाँ पे, तो मयूरभंज केंदुझर जिले में पाई जाती है ये खान। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपके देखिए 40 क्वेश्चंस थे और सारे कंप्लीट हो गए। और आगे वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी अपडेट आती है आपको टीआरई से रिलेटेड जो भी है, तो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दिया जाएगा टीआरई 4.0 से जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।